Hi humans and welcome back to Humanities. I am your sociology educator. I am Veera and let us continue with our journey of sociology class 12th with the next chapter जिसका नाम है Patterns of Social Inequality and Exclusion. मैंने दो वर्ड्स को एनसर्कल किया है. हम इस चैप्टर में इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं. कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स हैं जिनको इक्वल दर्जा इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता है, जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. राइट. सो एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इज आवर सोसाइटी इक्वल? सोचो, क्या हमारी सोसाइटी इक्वल है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. राइट. नो, आवर सोसाइटी इज नॉट इक्वल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं विद अलग अलग इनकम्स, विद अलग अलग कास्ट कैटेगरीज. राइट. और इनके अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है. हमारी सोसाइटी इक्वल नहीं हो सकती है. राइट. देर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, देर आर सोशल डिफरेंसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब कुछ ग्रुप्स है जिनको हम इस चैप्टर में टारगेट करने वाले हैं. कास्ट ग्रुप्स, ट्राइब्स, विमेन एंड डिसेबल्ड. 4 ग्रुप्स है जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले. कैसे इन 4 ग्रुप्स को सब ऑर्डिनेटेड ग्रुप्स का दर्जा दिया, कैसे इनको थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का दर्जा मिला है, कैसे इनको एक्सक्लूड किया, कैसे इनको इनइक्वली ट्रीट करा गया इन द सोसाइटी. राइट. सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक टर्म्स. पहले बेसिक टर्म्स जानेंगे, जैसे सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी होता क्या है? सोशल इनइक्वालिटी, देखो, हमारी सोसाइटी में अलग अलग रिसोर्सेस है, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, पैसा. ठीक है. स्कूल्स, बुक्स, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे रिसोर्सेस है. इन्हें हम क्या बोलेंगे? सोशल रिसोर्सेस. नीचे आ जाओ. ठीक है. सो ये सारे जो हमारे आजू बाजू हमें छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, ये सारी क्या है? दीज आर सोशल रिसोर्सेस. राइट. व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी देन? Patterns of unequal access to social resources is social inequality. Simple. अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है जो मेरे फ्रेंड को मिल रही है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी हो रहा है. राइट. अगर मुझे लैपटॉप नहीं मिल रहा है जो मेरे फ्रेंड को मिला है, तो मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रहा है, क्योंकि आई डोंट हैव एक्सेस, आई डोंट हैव इक्वल एक्सेस एज माय फ्रेंड. सो सोशल इनइक्वालिटी समझ गया. पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेस. नाउ this social inequality is considered to be a social phenomena. तो एक बहुत लाइकली नहीं है, लेकिन एक 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कभी. नॉट वेरी लाइकली. सो ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सो सोशल अबाउट दिस सोशल इनइक्वालिटी? सोशल इनइक्वालिटी को क्यों हम सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक मानते हैं? क्योंकि भैया, दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट द ग्रुप्स. It is about your society, right? In all, सबको कंसिडर करके हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं. इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स. सेकेंडली, ये सोशल है क्योंकि ये इकोनॉमिक नहीं है. ठीक है. साउंड्स वेरी वियर्ड, बट हाँ, ये सोशल है बिकॉज ये इकोनॉमिक नहीं है. थर्डली, ये एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड फिनोमिना है, इसलिए सोशल है. ये सदियों से चलता आ रहा है. इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम सेंचुरीज. राइट. ये अभी अभी न्यू फिनोमिना नहीं है. ये हमारे दादा दादियों के जमाने से चलता आ रहा फिनोमिना है कि ये कास्ट इंफीरियर है, ये कास्ट सुपीरियर है. ठीक है. ये बिलीफ सिस्टम पे बना है. ठीक है. सो 3 पॉइंट समझ गया. दिस इज सोशल बिकॉज इट इज अबाउट ग्रुप्स एंड नॉट इंडिविजुअल्स. ये सोशल है बिकॉज इट इज नॉट इकोनॉमिक. और ये सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड फिनोमिना है. अब सोशल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन हम कर चुके हैं. पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज इज व्हाट वी कॉल योर सोशल इनइक्वालिटी. अब ये सोशल रिसोर्सेज 3 टाइप्स के हो सकते हैं. राइट. सोशल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट वी सी अराउंड अस, दीज are broadly categorized into 3 categories. First is economic capital, second is cultural capital, and third is social capital. Right. Economic capital में क्या क्या आएगा? सोच के देखो. It is our wealth, it is our income, your assets, ये सारे economic capital में आएंगे. Cultural capital में आपको नहीं दिख रहा होगा ये नीचे. It is education. आपका education क्या है? What level of education, what degrees you hold?
राइट। एंड सोशल कैपिटल में आपका आएगा नेटवर्क्स, आपके कितने बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स है, ये भी एक रिसोर्स हुआ, राइट। अगर मैंने किसी एमएलए को कॉल कर दिया सो मेरा काफी ज्यादा बड़ा काम हो सकता है, राइट। सो ये एक सोशल कैपिटल हो गया, ये रिसोर्स हो गया। सो 3 तरह के सोशल रिसोर्सेस आपको पता चले, इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। इज दैट ऑल? चलो आगे बढ़ा जाए। अब ये जो सोशल कैपिटल है, सोशल रिसोर्सेस है, ये ओवरलैप करते हैं। दीज 3 रिसोर्सेस दे ओवरलैप, यानी ये बहुत मिक्स हो जाते हैं, ये एक बहुत इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है। कैसे मैम? देखते हैं। मान लो योर पेरेंट्स आर वेरी रिच, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स रिच है यानी आपका इकोनॉमिक कैपिटल काफी अच्छा है, तो आपके पेरेंट्स रिच है, आपको अच्छी स्कूल में डालेंगे, दैट मीन्स आपको एजुकेशन अच्छा मिलेगा, you'll be surrounded by some good people, आपका कॉन्टैक्ट अच्छा बनेगा। दिस मीन्स आपके इकोनॉमिक कैपिटल की वजह से आपका कल्चरल और आपका सोशल कैपिटल बन गया है। समझ आए? एंड दैट्स व्हाई वी से दैट these 3 forms of resources they overlap, they are intermingling, right, they are interlinked concepts, right। अब आ जाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दिस एंड हर्ड अबाउट दिस। ये क्या है भैया? स्ट्रैटिफिकेशन यानी क्या होता है? हायरार्की। स्ट्रैटिफिकेशन यानी हायरार्की, एक लैडर लाइक सिस्टम। हमने कास्ट वाले चैप्टर में देखा था कैसे 4 वर्णों को एक लैडर लाइक सिस्टम में दिखाया था हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। वैसा ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन refers to a system in which categories of people they are ranked in a hierarchy. Hierarchy is a word you cannot miss here, right? Social stratification यानी hierarchy. It refers to a system in which categories of people they are ranked in a hierarchy. यानी जो बहुत ही प्योर होगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा, जो थोड़ा इम्प्योर और इंफीरियर होगा वो लैडर के सबसे नीचे वाले रैंक पे होगा, राइट। सो इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, ठीक है। इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स बहुत पढ़ने 3 प्रिंसिपल्स। पहला ये कहता है कि ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट की ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये पॉइंट तो आसानी से आप लिख सकते हो। सेकेंडली, परसिस्ट ओवर जनरेशंस, ये आज या कल का आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बहुत इयर्स, सालों से, डेकेड्स से या सेंचुरीज से चलता आ रहा कॉन्सेप्ट है, और ये जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन हुआ है। इसलिए बिलीफ और आइडियोलॉजी बहुत कॉन्क्रिटाइज हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, राइट। दे आर सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड आइडियोलॉजी। अगर आप बिलीव ही नहीं करते कि कोई कास्ट इंफीरियर है या कोई कास्ट सुपीरियर है, तो स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम आता ही नहीं, राइट। हम सब इक्वल होते। बट ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आया कहाँ से? इसका प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले सोसाइटी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से नहीं। दूसरा, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। एंड तीसरा, इट इज सपोर्टेड बाय द पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, डज सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन पर्टेन टू इकोनॉमिक रिसोर्सेस ओनली? क्या लगता है, क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस की वजह से ही आपका सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड है? कि भैया अमीर लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनको कोई एक्सक्लूड और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बट सिर्फ जो गरीब है वही डिस्क्रिमिनेट और एक्सक्लूड होते हैं सोसाइटी से। सो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही एक सिंगल एस्पेक्ट है क्या? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जो रिच विमेन होती है, राइट, दे आर ऑल्सो गेटिंग हेरास्ड एट देयर वर्क प्लेसेस। सो वो तो रिच है, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स काफी है, बट उनका हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, उनको इक्वल पे नहीं मिल रहा है। So this is not because of their economic resource. It is because of their gender. It is because of their, it is because of they are women, right? So ये economic resource की वजह से नहीं हो रहा है, ये उनके natural difference की वजह से हो रहा है, उनके gender की वजह से हो रहा है।
ठीक है. So yes, social exclusion and discrimination, they do not pertain to economic resources only. There are various other factors involved as well. ठीक है, आगे चलते हैं. अब एक बहुत ही प्यारा वर्ड आ रहा है जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत हम यूज करते हैं डेली लैंग्वेज में, विच इज प्रेजुडिसेस. अब प्रेजुडिसेस क्या होते हैं? दे आर प्री कंसीव्ड ओपिनियंस, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स जो हम किसी ग्रुप के लिए होल्ड करके रखते हैं कि भैया ये ग्रुप है, या किसी मेंबर के लिए. अगर आपके क्लास में कोई शांत बच्चा होगा तो आप इनिशियली बोलते हो कि ये शांत है, यानी ये बहुत पढ़ता होगा, ये टॉपर किड होगा एकदम. तो ऐसा नहीं होता यार. लाइक दिस इज अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन और एटीट्यूड विच इज हेल्ड, राइट. बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, है ना. ट्रू हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, राइट. So prejudices are nothing but preconceived opinions or attitudes held by members of one group towards another. ठीक है, ये इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं जिसको कहते हैं प्री जजमेंट. प्रेजुडिस क्या है? प्री जजमेंट है. आप किसी को पहले ही जज कर रहे हो, ठीक है. ये किसी की बातों को सुन के आप जज कर रहे हो कि किसी ने कहा था, उसके बेसिस पे मैं इस बंदे को जज करूंगा, राइट. सो दीज आर बेस्ड ऑन हियरसे rather than direct evidence. There's no such direct evidence. और ये जो prejudices है, they are very very strong. They are resistant to change even in the face of new information. यानी let's say कि you come to know that the boy of your class जो बहुत शांत है उसने मारा पीटी की. ओके, तो आपको बिलीव नहीं होगा यार, ये तो इतना शांत है, इसको हमने जज कर लिया, ये टॉपर किड है, राइट. सो ही कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, राइट. सो ये एक प्री जजमेंट होता है बेस्ड ऑन हियर से. अगर आपको कोई बताता भी है या आपको कुछ न्यू इंफॉर्मेशन भी आती है, तभी भी दिस इज रेजिस्टेंट टू चेंज. दीज प्रेजुडिसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. These can be positive as well as negative. Now, it is a fact hard to believe कि भाई आपके prejudices positive भी हो सकते हैं. Let us say I am hiring someone और मुझे कोई मेरे कैटेगरी का मिल गया, मेरे कास्ट का मिल गया, सो आई एम फेवरिंग देम. तो मैं एक पॉजिटिव प्रेजुडिस के साथ वो पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ. सो दिस इज ऑल्सो प्रेजुडिस. ठीक है, यस. सो लेट अस से इसीलिए प्रेजुडिसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल. ठीक है, सो प्रेजुडिसेस के बारे में कुछ कीवर्ड्स है: प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स, प्री जजमेंट बेस्ड ऑन हियरसे, रेजिस्टेंट टू चेंज. ये सारे कीवर्ड्स आपको लिख के आने. नेक्स्ट इज योर स्टीरियोटाइप्स. नाउ स्टीरियोटाइप्स को ये समझना है कि प्रेजुडिसेस अगर ब्रिक्स है तो स्टीरियोटाइप्स एक पूरी बिल्डिंग है. ठीक है, these are grounded by prejudices. यानी prejudices are often grounded in stereotypes. यानी stereotypes छोटे छोटे prejudices को मिला के बनते हैं. ठीक है, prejudices are often grounded in stereotypes. Stereotypes होते क्या? बेसिक डेफिनेशन है कि these are fixed and inflexible characteristics of a group. आप किसी ग्रुप को एक टैग लगा देते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, if I take the example of women, ठीक है, it's a very relatable example for all of us. हम सबकी sisters है, mothers है, right? So women को domestic work है, अगर कोई घर का काम है तो women करेंगी, right? अगर खाना बनाना है तो it is a women's job. ठीक है, so this is a stereotype. You are fixing all the women community with domestic chores or domestic work, right? So this is stereotyping. ठीक है, these are fixed and inflexible characteristics. Like for example, martial races या फिर cowardly races, effeminate races. जैसे martial races जो आर्मी में बहुत जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक रिलेटेबल एग्जाम्पल है, पंजाबीज वो सारे आर्मी में जाते हैं. ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना सारे पंजाबीज आर्मी में जाएंगे, बट दिस इज अ स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, जाते भी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिस इज टोटली फॉल्स, बट एक स्टीरियोटाइप है. विमेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, राइट. You fix whole group in a single or homogeneous category and refuse to recognize variation. यानी कोई वेरिएशन तो हो ही नहीं सकता यार. मतलब
इस अर्थ पे देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वुमन जिसको खाना बनाना नहीं आता हो, ठीक है। सो लोग ऐसे अरे तुम लड़की हो, यू डोंट नो हाउ टू कुक, this is impossible, right? So you're fixing whole group in a single homogeneous category. You refuse to recognize variation across individuals and across context. ठीक है, let us move a little ahead. Now discrimination. Now when you are stereotyping और जब आप prejudices बना रहे हो, you are just forming opinions, ठीक है, आप एटीट्यूड्स बना रहे हो, बट डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्चुअल बिहेवियर. डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्चुअल बिहेवियर. एग्जाम्पल है कि एक पर्सन को जॉब से निकाल दिया या जॉब देने से इनकार कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट स्टेटस. सो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में बोलते हो ना कि मैम ने डिस्क्रिमिनेशन किया है क्योंकि मैम ने टॉपर के मार्क्स नहीं काटे बट मेरे मार्क्स काटे, सो मैम ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, partiality किया है. So this is what is your discrimination? It is an actual behavior. ठीक है, prejudice तो attitude होता है, लेकिन discrimination में आप actual behavior, आप action ले रहे हो, ठीक है. Now it's time we move towards social exclusion. अभी तक हमने पढ़ लिया सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, सोशल रिसोर्सेस क्या होते हैं, उनके 3 टाइप्स क्या होते हैं, देन व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, सब कर लिया है, स्टीरियोटाइपिंग, एवरीथिंग. नाउ सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? जब आप किसी ग्रुप को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की वजह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर देते हो, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट कर देते हो, बॉयकॉट, बहिष्कार, ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं, राइट. सो व्हेन यू आर बॉयकॉटिंग समवन, you are socially excluding them from participating in the mainstream society. Now it refers to ways in which individuals may become cut off. Keywords: individuals, they become cut off from full involvement in the wider society. ठीक है. नाउ इसके भी कुछ फीचर्स हैं, मैंने कहा फीचर्स इस चैप्टर में बहुत सारे आएंगे, बेयर विद इट, राइट. फर्स्टली कि सोशल एक्सक्लूजन इट इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज सिस्टमैटिक. जो मेजॉरिटी ग्रुप है जो एक्सक्लूड कर रहा है माइनॉरिटी को, वो सिस्टमैटिकली सब प्लान प्लॉट करके ये सोशल एक्सक्लूजन कर रहा है, राइट. एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, it is a result of structure and features of the society. ठीक है, it is very systematically done. ये structure और features society के इसका result है, right. So पहला पॉइंट अच्छे से समझ गया कि social exclusion systematic है, result of structure and features of the society. Second point is that it is involuntary. Now you think कि जिनको आप exclude कर रहे हो वो खुद ब खुद एक्सक्लूड होना चाहते हैं क्या? they want to be they want themselves to be involved in the society, right. वो तो चाहते हैं कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हम भी सोसाइटी का एक हिस्सा बने. तो दिस इज इनवॉलंटरी. वो नहीं चाहते कि हमें आप एक्सक्लूड करो. ओके, हु वुड वांट टू स्लीप अंडर अ ब्रिज, राइट. वो नहीं चाहते कि हमें एक अच्छा घर मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए. They want it, but this is not happening because of the structure of the society. ठीक है. So this social exclusion, it is involuntary. वो खुद ब खुद नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, but it is just happening as a consequence of the structure and feature of the society. ये wrongly justify किया जाता है. It is wrongly justified by saying that excluded, they don't want to participate. अब ये मेजॉरिटी जो सोसाइटी है उनकी भी एक चाल है कि दे जस्टिफाई दिस एक्सक्लूजन बाय सेइंग दैट ये जो एक्सक्लूडेड है इनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सोसाइटी में पार्ट लेने का, ठीक है. दे डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट. एंड लास्टली एक कॉन्सिक्वेंस है एक्सक्लूडेड, दे स्टॉप ट्राइंग फॉर इंक्लूजन. वो इतने बोर हो जाते हैं, ठीक है, दे आर फेड अप ऑफ दिस एक्सक्लूजन बिजनेस, इसलिए वो बोलते हैं कि ओके वी आर हैप्पी, आप हमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, नाउ वी वोंट इवन ट्राई फॉर इंक्लूजन, और हम हमारी टर्म्स पे हमारी मर्जी से अब हम
आगे बढ़ेंगे। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिया है कि दलित्स को एंट्री नहीं देते थे हिंदू टेम्पल्स में, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन टेम्पल्स, दे डिडंट इवन ट्राई फॉर इंक्लूडिंग देमसेल्व्स इन द सोसाइटी। उन्होंने स्टॉप कर दिया, कोशिश करना ही बंद कर दिया कि भाई हमें भी हिंदू टेम्पल्स में एंट्री मिले, खुद के ही टेम्पल्स बना लिए। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, कि भैया सिस्टमैटिक है स्ट्रक्चर और फीचर सोसाइटी का, उसका रिजल्ट है, इनवॉलंटरी है, कोई चाहता नहीं कि मैं एक्सक्लूड हो जाऊं। It is wrongly justified by saying that excluded does not wish to participate, and excluded they finally stop trying to include themselves in the mainstream society. अब एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज द कास्ट सिस्टम। नाउ वी आर ऑल वेल अवेयर क्या सिस्टम है, वी आर ऑल अवेयर विद दिस वर्ड कॉल्ड अनटचेबिलिटी, राइट? सो कास्ट सिस्टम होता क्या है, इट लेजिटिमाइजेस एंड एनफोर्सेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सी हमें सब पता है, वी नो एवरीथिंग, बट हमें ये वीडियोस के थ्रू करना क्या है, वी हैव टू कैच द लैंग्वेज ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, सो कास्ट सिस्टम इज द सिस्टम विच लेजिटिमाइजेस, लेजिटिमाइजेस का मतलब ये लेजिटिमाइज कर देती है, यानी सही डिक्लेयर कर देती है, लीगली सही डिक्लेयर कर देती है और एनफोर्स करती है, प्रैक्टिस करती है डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, let us see it again. It legitimizes and enforces practices of discrimination against people who are born into particular caste. Now, caste system डिस्क्रिमिनेटरी किसके लिए होती है, लोअर कास्ट के लिए होती है। उनके साथ क्या होता है, अनटचेबिलिटी सिस्टम फॉलो होता था, विच इज नाउ इलीगल, राइट? सो कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल, कास्ट सिस्टम दो क्लासिफिकेशंस पे पहले डिपेंड करता था, एक ऑक्यूपेशन और स्टेटस, राइट? ऑक्यूपेशन से आपका कास्ट डिसाइड होता है, कास्ट से आपका स्टेटस आ जाता है कि आप कितने सोसाइटी में रिनाउंड हो, कितने सोशल लैडर में आप ऊपर हो या नीचे हो, राइट? अब कहते हैं कि कास्ट और क्लास का एक को रिलेशन है कि अगर इफ यू बिलोंग टू लोअर कास्ट, यू ऑल्सो बिलोंग टू लोअर क्लास। मतलब इफ यू आर बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, आपको वो लेवल की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपकी इनकम अच्छी नहीं होती और इसके वजह से आपका क्लास भी फॉल हो जाता है। सो इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, हायर द कास्ट हायर द इकोनॉमिक स्टेटस, लोअर द कास्ट लोअर द इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अभी ये काफी लूज हो गया है, हमें दिखता है कि पीपल हु बिलोंग टू लोअर कास्ट दे ऑल्सो आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, बट पहले पहले दिस यूज्ड टू बी द सिस्टम। ठीक है, कंपेयर टू 150 इयर्स अगो अभी ये कोरिलेशन काफी वीकर है, बट स्टिल हमें देखने को मिलता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये सारे अभी भी लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले ग्रुप को परटेन करते हैं, ग्रुप को बिलोंग करते हैं। येट द कोरिलेशन इज क्वाइट स्टेबल एट द मैक्रो लेवल, मैक्रो मीनिंग कंट्री लेवल, जो पूरी कंट्री लेवल पे ये रिलेशन अभी भी स्टेबल दिखता है। सो देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड क्लास। अब ये एक सीयूईटी का क्वेश्चन आ गया, अपार्थाइड क्या होता है? दिस वाज, जिनको पता नहीं है, दिस वाज अ सिस्टम व्हिच वाज फॉलोड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो अपार्थाइड बेसिकली क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपके स्किन के कलर के बेसिस पे आपको सेपरेट किया जाता था, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। ओके, ये सिस्टम चलता था इन योर साउथ अफ्रीका। नाउ अपार्थाइड इज बेसिकली योर सेपरेशन ऑफ रेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ रेसेस है ये। इट बिकेम अ लॉ, ये एक लॉ कर दिया इन 1948 में। ठीक है, एंड ब्लैक्स दे वर डिनाइड एक्सेस टू लैंड, उनको एक फॉर्मल वॉइस नहीं था गवर्नमेंट में, उनको लैंड ओन नहीं कर पाते थे, उनको सिटी के आइसोलेटेड कॉर्नर्स में रख दिया जाता था विथ मिनिमल फैसिलिटीज। ठीक है, उनका फोर्सिबल रीलोकेशन कर दिया था इन व्हाट वी कॉल बंटुस्तान्स। ठीक है, ये हाउसेस हुआ करते थे उनके। ठीक है, वहां को फोर्सिबली रखा जाता था। एंड इन 1994 केम अ हीरो जिसको हम सब जानते हैं, यस, नेल्सन मंडेला। He fought against this apartheid system. He was in jail for years. ठीक है,
बट 1994 में अफ्रीका को इंडिपेंडेंट करवाया गया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आ गई नेल्सन मंडेला जी के अंडर, एंड he fought against this apartheid system which was very discriminatory, और फाइनली उनको लिबरेशन मिल गया पूरे साउथ अफ्रीका में, ये चीज सही हो गई। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। अपार्थाइड का सिस्टम आपको क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इयर्स याद रखना। अपार्थाइड लॉ कब बना? इन 1948, और नेल्सन मंडेला थ्रू हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1994 उन्होंने क्या किया? ये अपार्थाइड सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया। एंड बैंटूस्तान याद रखना, अ डिफरेंट नेम, फोर्सिबल रिलोकेशंस कराए गए थे of all the blacks. Moving ahead. Untouchability. Yes, we've all heard about it. क्या है untouchability? अच्छा बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? यस, इट इज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनटचेबिलिटी की पूरी सिस्टम को अबॉलिश कर देता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी एक बहुत ही विशियस सिस्टम है जिसमें लोअर कास्ट को छूना, लोअर कास्ट को टच करना, मानते हैं कि अगर आप लोअर कास्ट को माना करते थे, दिस डज नॉट कंटिन्यू इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, माना करते थे कि इफ यू टच और एक शैडो भी अगर पड़ती है लोअर कास्ट की आप पे, तो यू बिकम इम्प्योर। ठीक है, देयर इज नो सेंस, राइट? सो अनटचेबिलिटी का मतलब है एक्सट्रीम विशियस। अच्छा, ये पावर्टी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम होना चाहिए था। ठीक है, so it is an extreme and vicious aspect of caste system that prescribes stringent social sanctions. थोड़ा difficult language है, वापस समझो। extreme vicious aspect है caste system का, ठीक है, ये हटा देना। caste system that prescribes stringent social sanctions against the members of caste located at the bottom of the purity pollution scale. यानी ये एक extreme एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का, जो प्रिस्क्राइब करता है, जो लीगलाइज करता है कि स्ट्रिंजेंट सोशल सैंक्शंस लगाने चाहिए। सैंक्शंस यानी पनिशमेंट्स, ओके, against the members of caste who are located at the bottom of the purity and pollution scale, right? So the castes which are like ranked lower, they are exposed to these stringent social sanctions under untouchability. Okay, so this is the notion of distance pollution. ये जो distance pollution मैंने shadow वाली बात की थी, this majorly was existing in South India, right? North में इसका ज्यादा influence नहीं था, but South India में ये बहुत दिखता था, notion of distance pollution. Now this is very important. What are the three main dimensions of untouchability? Three main dimensions, यानी इनके different features क्या है? सबसे पहला exclusion, then humiliation plus subordination, and the third is exploitation, right? So three dimensions of untouchability are exclusion, humiliation, subordination, and exploitation. Now, we all know that Mahatma Gandhi, he gave a term for untouchables. What was that term? What did he call the people who belong to the lower rungs of the society? He called them Harijans, which means children of God, right? Children of God. There's a word which originated in the 1930s, जिसको हम दलित बोलते हैं. What does this word mean? दलित एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, कॉमन हमने सुना है. ये जो लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको रेफर करने के लिए बोला जाता है. हु आर द दलित पैंथर्स? आपने ये भी एक टर्म सुना होगा. वेल, दलित पैंथर्स वाज अ सोशल एसोसिएशन, अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, they fought for the basic rights of Dalits. Okay, now tighten your seat belts because this is a very important question which is coming up. 6 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में. स्टेट इनिशिएटिव्स बताने हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट, यानी व्हाट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू in order to address the issue of caste, in order to uplift the lower caste people. Okay, so first and the famous initiative taken by the government was reservations. Obviously all of us knows it, right?
reservations is very important and a famous initiative जिसने compensate किया for the past and present caste discrimination. देखो यहाँ पे सब लिखा है. The most important initiative attempting to compensate for past and present caste discrimination क्या है? Reservation है, in which you keep aside some seats. You keep some seats reserved for the lower castes, जिससे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले in order to express their opinion and represent their group, right? So ये कुछ seats साइड में रखता है for members of SCs and STs in different spheres of public life. जैसे कॉलेजेस में भी होता है, पार्लियामेंट में होता है, लोकसभा राज्यसभा में होता है, ठीक है. रिजर्वेशन इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर्स होता है, लोकसभा राज्यसभा, रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजों में रिजर्वेशंस होता है. फर्स्ट क्लियर है. सेकंड, आपको एक एक्ट याद करना होगा, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट. कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट. इस एक्ट को 1850 में पास कराया गया ब्रिटिशर्स के टाइम पे. दिस एक्ट एक्चुअली अलाउड द दलित एंट्री, ठीक है, इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. देखो यहाँ पे लिखा है कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट. ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स पहले दलित स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं देता था, but then after this, after the enforcement of this act, all such malpractices, they were abolished, right? And Dalit students were also allowed to enter the government schools. Third is the 93rd Amendment Act of 2005, which became a law on 23rd January 2006. Okay. Now this act, it majorly pertains to the OBC education. ठीक है, और जो हमने OBCs की बात की, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो 93rd यहाँ पे दिखेगा आपको, सी हियर, 93rd Amendment Act. Now it introduced reservation for OBCs in institutions for higher education. ठीक है. Fourth is the Prevention of Atrocities Act of 1989. You cannot speak ill against the lower castes. Okay, you cannot use bad words to address them. So ये जो atrocities है which were committed, which which people have been committing since ages, ये खत्म करने के लिए 1989 में Prevention of Atrocities Act नाम का एक एक्ट enforce कर दिया, right? And abolition of untouchability, all of us know, हमने पहले ही डिस्कस किया, आर्टिकल 17 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया. सो सम मेजर्स दैट गवर्नमेंट ब्रॉट in order to resolve or try to ease the issue of caste discrimination. सबसे पहले reservation, caste disabilities removal act 1850, 93rd amendment, prevention of atrocities 1989, years याद रखो, abolition of untouchability article 17. ठीक है. अब ये तो हुए स्टेट इनिशिएटिव्स. अब कुछ नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स जो लोग करते हैं, यूनियंस करते हैं, जो गवर्नमेंट नहीं करता है, इंडिविजुअल्स करते हैं. सो सम नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स जैसे ज्योतिबा फुले, वेल हर्ड नेम, वेरी फेमस नेम, पेरियार रामास्वामी नायकर, अंबेडकर. So these all people, these reformers, these are lower caste reformers. ठीक है, ये खुद लोअर कास्ट से थे, so they could empathize the pain that people had to go through. So they came forward to help these people. ठीक है, they arranged protests against all the discrimination against untouchability, right? So Jyotiba Phule, Periyar, Ambedkar. Then there's a party called Bahujan Samaj Party, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं. There's a party of Uttar Pradesh. Okay, this party majorly constitutes of lower caste leaders. ठीक है. फिर दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स के पॉइंट आएंगे. सबसे पहले कि भाई कैसे आपके लोअर कास्ट रिफॉर्मर्स ने दे अरेंज्ड प्रोटेस्ट्स. ठीक है, they stood with the low caste people. Then comes your BSP, Bahujan Samaj Party, and finally Dalit Sangharsh Samiti of Karnataka. पूछ सकते हैं दलित संघर्ष समिति किस स्टेट को बिलोंग करता है? It is of Karnataka. Let us move ahead. Now we'll start talking of the other backward classes.
जिनको हम ओबीसी बुलाते हैं, ठीक है। सो दीज ओबीसी, हमने अभी सिर्फ लोअर कास्ट में एससीज एंड एसटीज की बात की, दलित्स की बात की, बट देयर इज अ डिफरेंट क्लास जिनको भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना था, ओके। दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इनको सर्विस एंड आर्टिजनल कास्ट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्विस एंड आर्टिजनल कास्ट, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास। मेक श्योर कि आप ओबीसीज का फुल फॉर्म सही से याद कर लेते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉट अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ओबीसीज, यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा। Now, OBCs, these are a large group subjected to varying levels of discrimination. इनको service and artisanal castes भी बोलते हैं। ये castes है other than SCs and STs who also suffered social discrimination. And ये इनको और एक नाम से बोला, इनको और एक नाम से एड्रेस करते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, व्हेन वाज इट ब्रॉट? 1953 अंडर द लीडरशिप ऑफ काका कालेलकर, ठीक है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1953, काका कालेलकर। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1980 अंडर बीपी मंडल, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1980, बीपी मंडल। फर्स्ट काका कालेलकर 1953। अब ये जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में 10 साल लग गए भाई, 10 years। गवर्नमेंट का काम है, धीरे धीरे होगा, राइट। सो द इम्प्लीमेंटेशन टुक प्लेस इन 1990। अब 1990 में किसकी गवर्नमेंट आ गई थी? पॉल साइंस में आप पढ़ोगे, 1990 में आ गई थी वीपी सिंह की गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट, ठीक है। इन्होंने ये ओबीसी मूवमेंट को थोड़ा, ओबीसी बैकवर्ड कमीशन का थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया, राइट, इन 1990। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ वेरी डिप्राइव्ड ग्रुप, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। आदिवासी स्ट्रगल, वी हैव स्टडीड अबाउट आदिवासीज, हमने पढ़ा है कि ये कैसे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे अर्थ के, देन सब कॉन्टिनेंट के, एंड देन वी आल्सो स्टडीड इनका ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई स्क्रिप्चरल टेक्स्ट होता है, ना कोई कास्ट क्लास, कुछ नहीं होता है, राइट। एंड दीज पीपल ये किसी ये रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें इनकी संख्या बहुत है। देन नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत पाए जाएंगे। देन मोस्टली मिडिल इंडिया में 85% देखेंगे। ओके, सो ये सब हमने पढ़ रखा है, बट यहाँ पे हमें पढ़ना है कि हाउ दीज पीपल फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो आदिवासी क्या बोलते हैं? द जना और ट्राइब्स, people of the forest, right? Now, there are no such particular areas जहाँ पे ये ट्राइबल लोग रहते हैं, बट ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन के एरिया जरूर एग्जिस्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल झारखंड स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन, इनकी आबादी बहुत सारी दिखेगी, राइट। नाउ देखो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पे बहुत मोनोपोली लगा दी, नेशनलाइजेशन कर दिया कि भाई ये फॉरेस्ट वगैरह तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी है, इस पे किसी इंडिविजुअल का हक नहीं हो सकता। और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया। देयर वाज फोर्स्ड रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज ट्राइबल पीपल, इनके घर तहस नहस कर दिए गए इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की चक्कर में, राइट। एंड दे हैड टू स्टार्ट searching their livelihoods again, they had to rebuild their houses again. So government monopoly कर दी और बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड्स उनकी छीन ली गई, ठीक है। एंड ट्राइबल्स थॉट ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टू बी इंटरनल कोलोनियलिज्म, यानी आप हम पे इंटरनली राज करना चाहते हैं, यू आर रूलिंग अस, ठीक है। यूर फोर्सफुली आप हमें आप फोर्सफुली आपकी मन मर्जी हम पे चला रहे हैं। यू आर अगेन, दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ इंटरनल कोलोनियलिज्म, ठीक है। एंड दो बहुत ही सीयूईटी वाले एग्जांपल्स दिए, देखो यहाँ पे क्या है। पहला, सरदार सरोवर डैम, इस डैम के चक्कर में बहुत सारे आदिवासी को रिहैबिलिटेट कर दिया गया। ये डैम कहाँ पे बना है? रिवर नर्मदा पे बना है,
ठीक है। एंड देन यू हैव द पोलावरम डैम जो गोदावरी रिवर पे बना है। तो सरदार सरोवर नर्मदा रिवर याद आना चाहिए आपको, और पोलावरम डैम गोदावरी आंध्र प्रदेश में आपको एक डैम मिलेगा। ठीक है, अब इनके प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब आदिवासी के तीन मेजर इश्यूज है, तीन मेजर कंप्लेंट्स है। सबसे पहली कंप्लेंट, आपने हमारे फॉरेस्ट छीन लिए। फॉरेस्ट आर आर लाइवलीहुड, विदाउट फॉरेस्ट वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट? सो देयर इज अ लॉस ऑफ फॉरेस्ट, एलियनेशन ऑफ लैंड। ठीक है, आपने हमारी लैंड भी अक्वायर कर लिए, आपने ना हमारे फॉरेस्ट छोड़े ना हमारी लैंड छोड़ी, प्लस हमें डिस्प्लेसमेंट करने लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्सिबली हमें आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है ना, आदिवासी ये टर्म, ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस को नोट करती है, जस्ट लाइक दलित। ठीक है, सो जो दलित और ये आदिवासी और दलित ये जो टर्म्स है ना, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आता है कि दीज पीपल आर डिप्राइव्ड, यानी इन टर्म्स के साथ आपको एक राइट मांगने वाली फीलिंग आती है कि हम डिप्राइव हो गए, नाउ वी नीड टू फाइट फॉर आवर ओन राइट्स। ठीक है, असर्शन ऑफ राइट्स है। ठीक है, ये 1930s में कॉइन करी गई थी अगेंस्ट द इंट्रूजन बाय द colonial government and outside settlers and money lenders. नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म जो आउटसाइड सेटलर्स और मनी लेंडर्स को ये आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, सो आदिवासी की लैंग्वेज में ये बाहर के जो लोग हैं ना, इनको दिकूस बुलाते हैं, DIKUS, दिकूस। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इधर ही लिखा है। सो CUET के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, आउटसाइडर्स को आदिवासी दिकूस बुलाते हैं। अब कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही है आदिवासीज और ट्राइबल्स के साथ इतने सालों में। देखो, कोलोनियलिज्म में भी इन्होंने थोड़ा सा इनजस्टिस फेस किया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इनको इनजस्टिस फेस करने, लाइक हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी काफी अनजस्ट तरीके से इनको इग्नोर करा गया था, बट अभी धीरे धीरे उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सी 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिल गया। झारखंड वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ बिहार and Chhattisgarh was originally a part of Madhya Pradesh. Important from your CUET perspective. झारखंड बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, अब स्ट्रगल क्या है, आदिवासी का जो स्ट्रगल है वो दलित्स के स्ट्रगल से कैसा डिफर करता है, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, यानी आदिवासी और दलित्स में डिफरेंस क्या है। देखो, दलित्स आपको कैसे मिलेंगे, दलित्स आपको, ये इंडिया के दो मैप्स बनाए मैंने, व्हाट्स द डिफरेंस, सी दिस इज लेफ्ट वाला मैप दलित्स को शो कर रहा है, राइट वाला मैप आदिवासी को शो कर रहा है। आप फिगर आउट कर पा रहे हैं डिफरेंस। दलित जो है वो स्प्रेड आउट है थ्रू आउट इंडिया, ओके, बट आदिवासी आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, हियर देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, समवेयर हियर देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। ठीक है, सो ये मेजर डिफरेंस है, वो आपको ग्रुप्स में ज्यादा मिलेंगे। ओके, सो बट काफी आदिवासी का अगर देखा, अभी डेवलपमेंट धीरे धीरे इन प्रोग्रेस है। वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आदिवासी, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट? सो धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। चलो, अब हम आते हैं विमेन। ठीक है, विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। सी, विमेन आर द वर्स्ट सफरर्स। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, आप कोई सा भी हिस्टोरिकल इवेंट देखो, आप नाजीज्म देखो, पार्टीशन देखो। ठीक है, पार्टीशन 1947 का, विमेन के साथ बहुत बहुत इनजस्टिस होता आ रहा है, अभी हो भी रहा है। ठीक है, इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड भी women are the worst sufferers, right? So ये क्यों होता है? Just because of their gender. ठीक है, अब क्या है उनका स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, व्हाई आर दे फाइटिंग, व्हाई आर दे नॉट दैट हैप्पी? इनइक्वालिटीज जो मेन एंड विमेन की है, दे आर सोशल बट नॉट नेचुरल। लोग बोलते हैं कि ये तो नेचुरल इनइक्वालिटीज है, नेचर ने हमें अलग बनाया, सो हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट द नेचर? भाई, बट नेचुरल जो इनइक्वालिटीज है उनको अगर साइड में रख के आप सोशल इनइक्वालिटीज देखो, मेन ने भी यानी ह्यूमंस ने वो इनइक्वालिटीज बनाई है। ठीक है, लाइक जो नेचुरल पेट्रियार्की चल रही है, ये किसी नेचर ने नहीं बनाई, ये सोसाइटी नहीं बनाई कि मैन हैज एन अथॉरिटी। ठीक है, सो ये एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन है कि इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन, दे आर सोशल रादर देन नेचुरल, ये सोसाइटी ने बनाए, नेचर इज नथिंग टू डू हियर। ठीक है,
स्टिल हमें देखने को मिलता है 2 मेट्रीलिनीज। क्या है? रिवाइज करो, मेट्रीलिनियल सोसाइटी क्या होती है? जिसमें द प्रॉपर्टी राइट्स दे मूव फ्रॉम अ मदर टू अ डॉटर, राइट? सन, फादर टू सन नहीं जाते, मदर टू डॉटर जाते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। सो 2 मेट्रीलिनीज के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। पहला खासी ऑफ मेघालय, खासीज ऑफ मेघालय जिनकी केस स्टडी हमने पढ़ ली थी, और नायर्स ऑफ केरल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूईटी में भी आ सकता है कि 2 मेट्रीलिनीज क्या है, एक खासीज और नायर्स, मेघालय और केरला। तो चलो अब देखते हैं कि विमेन के स्ट्रगल में किसने अपने नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी सती कैंपेन किसने चलाया? आरआरआर। ठीक है, मूवी का नाम नहीं है भैया, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, एंटी सती कैंपेन विच वाज लेड बाय राजा राम मोहन रॉय ऑफ बंगाल। ठीक है, देन विडो रीमैरिज, एमजी रानडे ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत विडो रीमैरिज का रेवोल्यूशन इन्होंने लाया था। ठीक है, देन कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशंस किसने लाए थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वर्कड मोस्टली अराउंड कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, ये इनका रिसर्च एरिया था। देन इस्लामिक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जब भी इस्लाम और रिफॉर्म आए, ये 2 वर्ड्स आए, तब याद रखना कि कौन आएगा? सर सैयद अहमद खान। सो ही ऑल्सो सेड कि विमेन शुड बी एजुकेटेड। ठीक है, सो ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने विमेन के लिए आवाज उठाई, दे फॉट फॉर देयर राइट्स। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग अप फ्रॉम योर सीयूईटी पर्सपेक्टिव। ब्राह्मो समाज कब बना? 1828। ब्राह्मो समाज की डेट याद रखना, ईयर याद रखना, 1828। किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय। सत्य शोधक समाज, it was, I don't remember the date, I guess 1873। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी कहते हैं इसे। ठीक है, ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, पंजाब के थे, पंजाब का था ये आर्य समाज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज नोट करते चलो। ठीक है, 2 रेवोल्यूशनरी बुक्स जो विमेन ने लिखी है, ठीक है, अगेंस्ट पेट्रियार्की, फॉर फेमिनिज्म। ठीक है, तो 2 बुक्स क्या है? पहली तो बहुत फेमस है, स्त्री पुरुष तुलना, और दूसरी बहुत ज्यादा फेमस है, सुल्ताना's ड्रीम। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज बुक्स, राइट? तो स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय अ मराठी ऑथर, अ महाराष्ट्रियन, ताराबाई शिंदे। 1882 में इन्होंने ये बुक लिखी। इसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। देन सुल्ताना's ड्रीम 1905 में लिखी गई बाय बेगम रुकैया शेखावत हुसैनी, एंड इसमें इन्होंने रिवर्सल ऑफ जेंडर रोल्स के बारे में बात किया है। यानी जैसे आपको अगर आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लो, तो कैसे विमेन को देयर इज नो फ्रीडम एज सच। तो आप अगर फॉलो करते हैं ये सारी चीजें, तो विमेन को ज़नाना में वो लोग ऐसे बंद करके रखते हैं। सो सुल्ताना's ड्रीम में लिखा है कि विमेन सारी फ्रीली रोड्स पे घूम रही है और मेल्स को बंद कर दिया गया है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी फन बुक। ठीक है, तो ये सुल्ताना's ड्रीम, वो बॉक्स में आप बॉक्सेस पढ़ लेना, यू विल एंजॉय। ठीक है, तो ये 2 बुक्स के ऑथर्स, इनके इयर्स, इनके नाम याद रखना, 2 रेवोल्यूशनरी बुक्स। मूविंग अहेड, अब विमेन के लिए एक 1931 में विमेन पर डिस्कशन किया गया था इन द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले कराची सेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें डिक्लेरेशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। बहुत अलग अलग चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई कि कैसे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड। ठीक है, और विमेन गवर्नमेंट ऑफिसेस होल्ड कर सकती हैं, ये भी बॉक्स में दिया है। गो थ्रू दैट बॉक्स, रीड द बॉक्स। ठीक है, बस ये याद रखना है, कराची सेशन आईएनसी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, और वो पॉइंटर्स एक बार थोड़े एक नजर मार लेना उधर। 1931 में कराची सेशन हुआ था, रिमेम्बर दैट। ठीक है, देन आपको एक शिफ्ट देखने को मिलता है। क्या शिफ्ट मैम?
कि 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स में विमेन के टॉपिक्स कैसे थे और 1970s में ये कैसे बदल गए. सो फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स में टॉपिक्स वर लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज. बट ये कैसे चेंज हो गए जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में आ गए. 1970s में क्या टॉपिक्स थे? रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, डाउरी, मर्डर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलर मीडिया. तो थोड़े कंटेम्पररी इवेंट्स हो गए थे. पहले एकदम बेसिक सर्वाइवल वाले इवेंट्स थे, सती, चाइल्ड मैरिज, विडोज. बट ये कैसे थोड़े से चेंज हो गए, इनका आउटलुक चेंज हो गया. अब लास्ट टॉपिक इज योर डिसेबल्ड. डिसेबल्ड हम सबको पता है, दीज आर डिसेबल्ड जो थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह उनकी फिजिकल ना. डिसेबिलिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी. वी वोंट गो दैट डीप, हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको करेंगे. नाउ डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड कौन होते हैं? डिफरेंटली एबल्ड. दीज आर नॉट डिसेबल्ड. ये बहुत डेरोगेटरी टर्म है. ओके, तो डिसेबल्ड इनको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं. दीज आर नॉट डिसेबल्ड ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड, बट बिकॉज द सोसाइटी डजंट केटर टू देयर नीड्स. यानी क्या बोला जा रहा है इधर कि डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड है किसकी वजह से? सोसाइटी की वजह से. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर इम्पेयरमेंट. उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनकी गलती नहीं है, ये सोसाइटी की गलती है कि वी आर नॉट केटरिंग टू देयर नीड्स. हम उनकी वी आर नॉट फुलफिलिंग देयर नीड्स. हम उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में वी आर फेलिंग देयर, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग इन दिस सोसाइटी. ठीक है, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, ये नॉर्मल ही लोग हैं, बट द सोसाइटी इज नॉट एबल टू केटर टू देयर नीड्स. हमारी सोसाइटी वैसी बनाई ही नहीं गई है कि उनके नीड्स को हम फुलफिल कर पाए. नाउ व्हाट इज द पब्लिक परसेप्शन? आप और मैं कैसे डिसेबिलिटी को देखते हैं एज लेमैन? देखो, डिसेबिलिटी एक बायोलॉजिकल गिवन है. हम ऐसा समझते हैं कि डिसेबिलिटी तो बेचारे उनको बाय बर्थ ही मिली होगी, ठीक है, एक बायोलॉजिकल गिवन है. डिसेबल्ड पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम सोचते हैं कि ये जरूर उसकी डिसेबिलिटी से लिंक्ड है, ठीक है. तो हम उसका जो वीक पॉइंट है, हर हर चीज उधर ही डाइवर्ट कर देते हैं. देन हम उनको बहुत विक्टिमाइज करते हैं. वी कॉल देम बेचारा, ठीक है. बेचारे कैसे अपनी लाइफ जीते होंगे, ठीक है. दे आर सो 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 वेरी बेचारे, ठीक है. सो डिसेबिलिटी इज लिंक्ड विद द इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन. भाई ये बंदे में पक्का कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है. हम उनके परसेप्शन को बीच में लाते हैं, राइट राइट. और हम ये भी कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ देयर पास्ट कर्मा, ठीक है. ये पक्का इनके, लाइक सम पीपल आर सो रिलीजियस एंड यू नो, वो सोचते हैं कि ये पास्ट कर्मा से लिंक्ड है. सम पीपल दे थिंक दैट जो डिसेबल्ड लोग हैं दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ हेल्प. उनको हर समय हेल्प की नीड रहेगी. मतलब दे आर नॉट एट ऑल ट्रीटेड एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. दिस वाज द बेसिक परसेप्शन. तो ये सारा इधर यही दिया है, ठीक है. स्ट्रगल्स, हम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं. दिस इज ऑल जो आपको डिसेबिलिटी के बारे में टेक्स्ट बुक में मिलेगा. और थोड़ा सा यहाँ पे दिया है कि डिसेबिलिटी कैसे पावर्टी से लिंक्ड होती है. हाँ, यहाँ पे मैंने पास्ट रेट्रीब्यूशन ऑफ कर्मा के बारे में बताया कि कैसे लोग सोचते हैं कि भाई इट इज लिंक्ड टू देयर पास्ट इल कर्मा, उन्होंने कुछ गलत काम किया एंड दैट्स व्हाई दे आर डिसेबल्ड, ठीक है. सो दिस इज द पब्लिक परसेप्शन विच इज वेरी वेरी illogical. अब कहते हैं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पावर्टी, कि मोर द पावर्टी मोर द डिसेबिलिटी, मोर द डिसेबिलिटी मोर द पावर्टी. ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन वाले वेरिएबल्स है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे डिसेबिलिटी और पावर्टी में हम कैसे लिंक लगाए मैम, कि अगर सोचो देयर इज अ पुअर हाउस होल्ड जहाँ पे एक माल न्यूट्रिशन्ड मदर है, और मालनरिश्ड मदर का जो बर्थ होगा, जो बेबी का बर्थ होगा, सो दैट बेबी विल ऑल्सो बी वीक, ठीक है. वो बेबी अलग अलग डिसेबिलिटीज के साथ जन्म लेगा, ठीक है. ओवर क्राउडेड होम्स रहेंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, इम्यूनाइजेशन बेसिक नहीं होगा, जो
इम्यूनाइजेशन वैक्सीन होते हैं वो बराबर इलिटरेसी की वजह से हम बच्चे को नहीं दे पाएंगे। देन डिसेबिलिटी से फिर एक बार वो डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो गया, he'll be isolated from the mainstream society, उसे दूर दूर रखेंगे, नॉर्मल स्कूल्स में नहीं डालेंगे, so there will be an isolation होगा तो बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, there will be an economic strain, ठीक है, इकोनॉमी हिल जाएगी हाउस होल्ड की, एंड हेंस डिसेबल्ड पीपल आर अमंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है, इन कंट्रीज। तो इसी के साथ हमने बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो आई रियली होप आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है। एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू द ह्यूमैनिटीज चैनल, एंड कीप लर्निंग।